एनबीएफसी ऑडिट के क्वेश्चंस देख, वैसे तो सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में कवर हो जाते हैं, बस यहाँ पे उतने क्वेश्चंस रह जाते हैं जो तुम्हारे डायरेक्टली नोट्स में कवर नहीं होते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ तो न्यूमरिक दिया है, न्यूमरिक डेटा है तुम्हारे पास, एंड पूछा क्या है कि तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो देख, न्यूमरिक डेटा है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो इसका मतलब देख, डेटा को देख के क्या लग रहा है तुझे कि देख भाई तेरे पास ग्रॉस इनकम है, इनकम है कुछ तो, उसके बाद में एसेट है। तो यहाँ पे तुझे ऐसा समझना चाहिए, अगर तुझे पता भी नहीं है ना तो समझना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल एसेट के बारे में बात होनी चाहिए। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट जो है ना वो तुम्हारे क्या देखने पड़ेंगे तुमको, टोटल एसेट के तुमको देखने पड़ेंगे 50% से ज़्यादा है क्या। एंड वो फाइनेंशियल एसेट से जो तुमको इनकम जनरेट होता है ना वो तुम्हारे ग्रॉस इनकम के 50% से ज़्यादा है क्या। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास फाइनेंशियल एसेट क्या है। एक है हमारे पास लोन्स एंड एडवांसेस, ये दो हमारे पास बन जाते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। फिर हम देखते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटेंजिबल एसेट को माइनस करना पड़ेगा। याद आता है कुछ, नेटेड ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट को हमको टोटल एसेट से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको देखना पड़ेगा ग्रॉस इनकम क्या है, एंड वो जो फाइनेंशियल एसेट है ना उससे इनकम क्या होता है तुम्हारा, इंटरेस्ट डिविडेंड। तो इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम जो है ना वो तुम्हारा ग्रॉस इनकम के 50% से ज्यादा है क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगे ना तब हम मानेंगे कि तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले देखो टोटल एसेट तुमको देखने हैं, तो तुम्हारे पास 618.55 है एंड 6.35 है। तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तुमको माइनस करना पड़ेगा, इसको तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों को माइनस करके तुम्हारे पास कितना आता है, देखो 612.20, 612.20 आता है। ठीक है, तो तुम्हारे टोटल एसेट्स कितने बनेंगे, टोटल एसेट्स कितने बनेंगे नेट ऑफ करके, तुमको नेट ऑफ करके बनेंगे 612.20। अच्छा जी, उसके बाद में तुमको देखने पड़ेंगे ये जो दो है ना, ये दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट देखने हैं ना तुमको, तो दोनों का एडिशन करते तो तुम्हारा 3 होएगा, 8 होएगा, 0.963। ठीक है, बराबर है, चेक करते हैं एक बार, 70.5 प्लस 294.33। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गए फाइनेंशियल एसेट। अभी तुमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल एसेट से, 612.2, ये हो जाते हैं तुम्हारे 60% अप्रोक्स। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद में तुम्हारा कितना बन जाता है, तुम्हारे बन जाते हैं 60%। तो 60% है मतलब 50% से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही बात है। फिर हमको देखना है इनकम, देखना है ग्रॉस इनकम के कितने परसेंटेज में। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम डिवाइड ही कर देते ना, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं है, सीधा सीधा इस चीज को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते 62.31 डिवाइड बाय 111.23 इंटू 100, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 56% हो गया। तो यहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ है ना, दोनों चीज़ है ना, ये तुम्हारी दोनों चीज़ 50% से ज़्यादा है। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। फिर यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखना है उसको देखो, आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट जो है ना तुम्हारे वो 50% ऑफ टोटल एसेट से ज़्यादा है, नेटेड ऑफ बाय इंटेंजिबल एसेट। एंड तुम्हारा इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट है ना वो तुम्हारे 50% से ज़्यादा है, किसके, ग्रॉस इनकम के। अच्छा जी, तो सबसे पहले कंडीशन 1 लगाते हैं एंड वहाँ पे हम देखते हैं टोटल फाइनेंशियल एसेट हमारा दोनों का एडिशन हो जाता है। टोटल एसेट के लिए हमको इंटेंजिबल एसेट को माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करने के बाद में हमारा क्या आ जाता है, 612.20। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख के आ जाता है कि ये जो है ना तुम्हारा 50% से ज़्यादा है। फिर हम कंडीशन 2 लगाते हैं, जहाँ पे हमको क्या देखना है, फाइनेंशियल एसेट तुम्हारी 50% से ज़्यादा है क्या देखना है। तो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट का जो इनकम है ना वो तुम्हारे ग्रॉस इनकम के 50% से ज़्यादा है क्या, वो देखना है। तो इनकम कितना है हमारे पास, 62.31 एंड ग्रॉस इनकम है 111.23, तो ये भी तुम्हारा मोर देन 50% हो जाता है। तो दोनों कंडीशन तुम्हारे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन खत्म, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन 2 है ना इसको मैं तुमको हटाने के लिए बोलूंगा, इसको पूरा तुमको काटना है, लेकिन काटने से पहले एक बार इसको अच्छे से देखते।
कि ऐसा क्वेश्चन सिमिलर आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है तो सेम तो नहीं आएगा, बट इसका रेफरेंस लेके हमको आंसर कैसे लिखना है ये तो हमको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे आंसर करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो गिवन डेटा है तुम्हारे पास में कुछ, तो नेट ओन फंड्स का डेटा है, नेट ओन फंड्स का डेटा है। पूछा क्या है, देखो पूछा है तुमको, मिस्टर श्याम है ना, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, अच्छा FY 22-23 का, एंड उसको पूछा है काइंडली गाइड मिस्टर श्याम विथ रिस्पेक्ट टू हिज रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर रिलेवेंट NBFC। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा में क्या दिया है तुमको, नेट ओन फंड्स दिए है, एंड तुमको पूछा है कि तुमको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या आना चाहिए यहाँ पे, उसके बारे में बताओ। ठीक है, सबसे पहले बात मैं इसको क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ पुराने रेगुलेशन के हिसाब से, पुराने रूल के हिसाब से। पुराना रूल क्या था, तुमको नेट ओन फंड्स मेंटेन करने हैं 2 करोड़ तक, 2 करोड़ कम से कम मेंटेन करने हैं। यहाँ पे उन्होंने दिया है कि 22-23 में तुमने क्या किया है, 1.5 CR मेंटेन किए हैं, मतलब 2 CR से कम जाते हैं। तो अगर तुम्हारा नेट ओन फंड्स है ना वो 2 CR से कम होता है, तो उस केस में तुमको रिपोर्ट करने की कुछ जरूरत है क्या? एज अ स्टैट ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर तुमको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है क्या? देख भाई, जहाँ पे ऑडिटर का ड्यूटी होता है ना, वहाँ पे हमने देखा है सबसे पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक एडिशनल रिपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, एडिशनल रिपोर्ट देना पड़ता है। उसमें हमने देखा कि सारे NBFC, देखो पैरा 1 था, पैरा 2 था, पैरा 1 में 4 पॉइंट थे, सारे NBFC डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड तुम्हारे अदर मैटर्स से। तो यहाँ पे जो सारे NBFC है ना, ये वाला पॉइंट दिखाई देता हो तो तेरे को, देख ये वाला पॉइंट है ना, ये सारे NBFC है ना, तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा कि ये सारे NBFC के लिए, सारे NBFC के लिए ये कंडीशन था कि तेरा अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर किया है क्या, एंड वो तू एंटाइटल करता है क्या कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तू होल्ड करे 31 मार्च को, 31 मार्च को तू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करे, इसके लिए तू एंटाइटल है क्या। एंड उसके बाद में नेट ऑन फंड्स का रिक्वायरमेंट, तो एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो ये होता है कि तुझे क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में तुझे ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि नेट ऑन फंड्स का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है, एंड इसी वजह से तू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी होल्ड नहीं कर सकता है। नेट ओन फंड्स का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है, इसी वजह से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि 31 मार्च को ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड नहीं कर सकता, एंटाइटल नहीं है। तो ये किसको बताना पड़ेगा, तो मुझे बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ये बोर्ड को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो जाता है। सर वहां पे ही हमने और एक चीज देखी थी, ये जो 2 पॉइंट है ना ऊपर के, यही हमारे नीचे आ जाते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या बताना पड़ेगा कि एंगेजमेंट कंपनी का जो एक्टिविटी ना NBFC का, ऐसा कोई एक्टिविटी है क्या जहाँ पे तुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ता है, एंड तू इलिजिबल है क्या टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ऑन द ईयर एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब मार्च 31 मार्च को तू इलिजिबल है क्या कि तू अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करता है। सर अगर नेट ऑन फंड्स का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है तो 31 मार्च तो तू इलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें तुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए नेट ऑन फंड्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट तुझे मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तो इस केस में तू इलिजिबल नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है ना, तुझे सबमिट करना पड़ेगा, RBI को इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देना पड़ेगा। RBI को कहाँ पे देगा, तू रीजनल ऑफिस में देगा जहाँ पे तेरा NBFC रजिस्टर्ड है। कब देगा, विदिन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, जब तेरा ऑडिट रिपोर्ट साइन होता है उसके अगले 5 वर्किंग डेज में तू देगा, बट नॉट लेटर देन December 31, बट नॉट लेटर देन December 31। तो हमने बहुत अच्छे से बात करी है कि अगर तेरा अगर तेरा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक अगर तेरा ऑडिटर का रिपोर्ट जाता है ना, तो जब भी रिपोर्ट जाएगा तेरा उसके अगले 5 वर्किंग डेज में जाना चाहिए। ठीक है, अगर तेरा 25 दिसंबर तक जाता है ना, तो यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर 28 दिसंबर तक जाता है ना, तो 28 दिसंबर को तो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा है ना, तो तेरे पास कंडीशन क्या है, विदिन 5 वर्किंग डेज। बट दूसरा कंडीशन क्या है, 31 दिसंबर से पहले जाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तेरा 5 वर्किंग डेज का कंडीशन नहीं चलेगा, अभी तुझे देखना पड़ेगा कि एट एनी केस 31 दिसंबर से पहले जाना चाहिए। सर अगर तुम जनवरी में जाके तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वाले हो ना, तो हमको नहीं पता, हमको तुम पहले सर्टिफिकेट दे दो 31 दिसंबर को, फिर तुम ऑडिट रिपोर्ट के बारे में देख लेना। ठीक है, मतलब अगर ऑडिट रिपोर्ट तुम्हारा पहले साइन होता है तो विदिन 5 वर्किंग डेज, अगर बाद में साइन होता है तो एट एनी केस हमारा 31 दिसंबर से पहले हमारे हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 रिपोर्टिंग तेरे पास आ जाते, ये 2 रिपोर्टिंग तेरे पास आ जाते हैं। बट आंसर ने ना ये ऊपर का पोर्शन रिपोर्ट ही नहीं किया है, ये ऊपर का पोर्शन रिपोर्ट ही नहीं किया है, जो तुम्हारा बोर्ड को जाना चाहिए ना, उसको आंसर ने इग्नोर ही किया है। उन्होंने सिर्फ ये बात करी है
कि तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो ना, तो तुम्हारा सर्टिफिकेट जाएगा। तो यही सिर्फ कंडीशन उन्होंने रिपोर्ट करी है, ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में समझने की बात इतनी सी आती है कि तुझे ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको लिखना कैसा है। तो बस यहाँ पे ये दे दे एंड उसके बाद में इस आंसर को काट ले। क्यों क्यों काटना है? क्योंकि यहाँ पे ना देख, तेरा 2 करोड़ का नेट ओन फंड से ये 2 करोड़ से कम जाता है तो तुझे रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 करोड़ को चेंज करके तुझे 10 करोड़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में नॉट एलिजिबल टू होल्ड COR, तो सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर को देना पड़ेगा कि तो क्या करता है, होल्ड COR नहीं कर पाता है, एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसको देना पड़ेगा, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जहाँ पे NBFC तुम्हारा रजिस्टर्ड है। कब देना है? अब ये जो कब देना है ना, इसको तुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। अमेंडमेंट क्या आया है, 1 मंथ को काटना पड़ेगा, इसको तुझे 5 वर्किंग डेज लिखना पड़ेगा। फ्रॉम क्या, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम साइनिंग ऑफ डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड दूसरी चीज है, ये जो 38 दिसंबर है ना, इसको भी काटना पड़ेगा, तुझे लिखना पड़ेगा 35 दिसंबर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तू क्या कर, पूरा ही क्वेश्चन तू काट सकता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है ना चेंज होके आएगा अगर आएगा तो, क्योंकि ये ना 1.5 CR की जगह पे अभी तुम्हारा 10 CR के यहाँ से आएगा। नहीं तो क्या आएगा तुम्हारा, जो है ना P2P अकाउंट से एग्रीगेटर एंड पब्लिक डिपॉजिट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो, कस्टमर के साथ में कोई इंटरफेस नहीं है, वो वाला केस है ना, वो वाले केस में ये क्वेश्चन बना सकते हैं, जहां पे तुम्हारे पास में अभी भी नेट ओन फंड्स का रिक्वायरमेंट कितना है, 2 CR है। तो ध्यान दे, या तो क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन चेंज करके 10 करोड़ के लिए कर देंगे, नहीं तो तुमको NBFC ऐसा देंगे जिसके लिए अभी भी रिक्वायरमेंट कितना है, 2 करोड़ का है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझा, आंसर कैसे लिखना है समझ में आ गया। अब बात करते तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास। सुहाना है, CA फाइनल की स्टूडेंट है, वो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है। अच्छा जी, तो ये क्या है, तुम्हारा NBFC का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गो थ्रू करते समय, किसको, ऑडिट प्रोग्राम को गो थ्रू करते समय उसको कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट तुमको शेड्यूल 3 के हिसाब से कुछ कुछ देना होता है, ठीक है। तो 2 रिक्वायरमेंट है इसके पास में, एक क्या है, उसका क्या देखना है उसको, वेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिस्क्लोजर ऑफ एनी ऑफ द आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 lakhs विच एवर इज हायर। कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ हिट हो रहा है। दूसरी चीज, वेरिफिकेशन ऑफ डिस्क्लोजर रिगार्डिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो। सर ये तो कभी पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, कभी पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर आ जाओ, डिस्कस वेदर अबव इंस्ट्रक्शंस फॉर सिमिलर मैटर्स नीड रिवीजन बाय एंगेजमेंट पार्टनर इन दिस सिचुएशन। अगर रिवीजन करनी है तो तुमको उसको कैसे करनी है एंड रीजन के साथ में बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन क्या है उसको समझो। शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट क्या जाना चाहिए। अभी शेड्यूल 3 में तुम्हारे पास में डिवीजन 1, 2, 3 आते हैं। तो ये जो डिवीजन दिया है ना, ये किसके लिए दिया है, डिवीजन 2 के लिए। कैसे समझेगा सर, एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 lakhs विच एवर इज हायर, किसके लिए था, डिवीजन 2 के लिए था। तो सर डिवीजन 3 के लिए क्या था, 1% से एक्सीड करता है तुम्हारा टोटल इनकम के। सर हमने बहुत अच्छे से ना इसके बारे में बात करी है, देखो यहाँ पे आखिरी में हमने क्या बात करी है, टोटल इनकम के लिए तुमको NBFC देखना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए तुमको अदर देन NBFC देखना पड़ेगा। इसमें फर्क क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल इनकम में तुम्हारा अदर इनकम का फर्क होता है। तो जब तुम NBFC के लिए देखते हो ना, तुमको टोटल इनकम का 1% लेना पड़ेगा। जब तुम डिवीजन 2 में जब देखते हो ना, अदर कंपनी के लिए अदर देन NBFC, तो तुम्हारा 98 CR मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1% लेना पड़ेगा एंड फिर 10 lakhs के साथ में कंपेयर करके जो हायर है उसको बताना पड़ेगा। तो ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा डिवीजन 2 में जाता है, डिवीजन 2 में जाता है, ठीक है। ये जो है ना, एक तुम्हारा कहाँ पे जाता है, डिवीजन 2 में जाता है। तो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 lakhs विच एवर इज हायर डिवीजन 2 में जाता है एंड 1% ऑफ टोटल इनकम डिवीजन 3 में जाता है, जो तुम्हारा NBFC के लिए, ठीक है। तो ये चीज है ना, तुमको इस चीज से ये समझना चाहिए कि ये जो है ना क्वेश्चन में जो दिया है वो डिवीजन 2 के लिए, डिवीजन 2 के लिए, जहाँ पे तुमको अदर कंपनीज के बारे में तुमको ये रिक्वायरमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये चीज, ये सारी चीजें। तो तुमको अगर NBFC का ऑडिट प्रोग्राम अगर तुमको रिवाइज करना है तो उसमें तुमको चेंज करना पड़ेगा ना, ये 2 पॉइंट है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज कैसे करोगे,
सिंपल चीज है ना, ये जो 1% है ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 10 लैक्स विच एवर इज हायर, उसको हम चेंज करके क्या करेंगे 1% ऑफ तुम्हारा टोटल इनकम, 1% ऑफ तुम्हारा टोटल इनकम। बस इतनी सी बात तुमको चेंज करनी है सर। दूसरी चीज, ये जो रेशियोज है ना, इसको तो हमने कभी देखा ही नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो, ये तो हमने पढ़ा नहीं एनबीएफसी के चैप्टर में। हाँ भाई सही बात है, लेकिन तूने क्या पढ़ा है फिर? तूने पढ़ा है CRAR, Tier 1 रेशो, Tier 2 रेशो, वो रेशो लिख देना भाई। तो रिवाइज जब करना है ना तुझे इस रेशो की जगह पे तेरे वाले रेशो डालने पड़ेंगे, CRAR Tier 1 Tier 2 रेशो, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे और एक रेशो ऐड हो जाता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। सर ये तो हमने पढ़ा नहीं है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, ए रेशो होता है, बस हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात है कि हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा होता है कैलकुलेशन वगैरह, तो अच्छी बातें नहीं पढ़ा है, बस नाम याद रख सकता है ना तो, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ठीक है। तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसको आंसर को कैसे लिखना है इसके बारे में बस यहाँ पे देख ले, बाकी सारी चीज तो तुझे समझ में आ चुकी है। आंसर को कैसे लिखना है कि अबव इंस्ट्रक्शन है ना प्रॉपर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डिवीजन 3 के लिए पर्टेन नहीं करते हैं, डिवीजन 2 के लिए करते हैं। ये एप्लीकेबल है कंपनीज डिवीजन 2 में जो आते हैं, तो डिवीजन 3 के लिए नहीं करते। अच्छा जी, तो तुमको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, किसके लिए? डिवीजन 3 के लिए तुमको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करते समय तुम क्या करोगे, सिमिलर मैटर तुमको कैसे ऐड करने पड़ेंगे? सबसे पहले देखो, एनी आइटम ऑफ अदर इनकम और एक्सपेंडिचर जो एक्सीड करता है टोटल इनकम के लिए, ठीक है। जो ऊपर था उसको हमने चेंज कर लिया, वो ऊपर जो था 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लैक्स, उसको हमने चेंज कर लिया, उसको हमने कर लिया 1% ऑफ टोटल इनकम। एंड जो तुम्हारे नीचे जो रेशियोज थे ना, वो भी रेशियोज हम चेंज करेंगे। वो रेशियोज हमारे कौन से है? CRAR है, ठीक है। उसके बाद में Tier 1 एंड Tier 2 रेशो है, साथ में बस एक नाम याद रखना है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। सर CRAR में ना तुम्हारा Tier 1 प्लस Tier 2 आता है, फिर Tier 1 अलग से भी हम कर सकते हैं, Tier 2 अलग से भी कर सकते हैं, बस न्यूमरेटर चेंज करना पड़ेगा तुमको। एंड लिक्विडिटी कवरेज रेशो, इसको बस नाम तुम याद रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। सर हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।